भोजन वोजन हो रहा है टाइम से? भोजन नहीं हो रहा है। तो कीजिए। हाँ, प्रिंस कुमार, सुरेंद्र कुमार, जय हिंद जय हिंद। चलिए, कॉपी है ना? कॉपी में आइएगा, खाली हमको टॉपिक याद करा दीजिए। ठीक, पृष्ठ तनाव हुआ है। आइएगा पृष्ठ तनाव में। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? आए? ओ अदिश, कभी कभी सदिश भी। ओ अदिश सही है। आपको पृष्ठ तनाव जो है आपका अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? सही है, T बराबर F/L। सही है, आपको T बराबर F/L। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक बताएं। न्यूटन प्रति मीटर और जूल प्रति मीटर स्क्वायर। सही है, न्यूटन प्रति मीटर और जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक सही, डाइन प्रति सीएम। सही है, डाइन प्रति सेंटीमीटर। सही है, आपको डाइन प्रति सेंटीमीटर। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। सही है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा पृष्ठ तनाव भी घटते जाता है। जैसे जैसे पृष्ठ तनाव का ताप घटेगा वैसे वैसे पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है। पृष्ठ तनाव, जब पृष्ठ तनाव ज्यादा हो तो आयतन ज्यादा होगा कि कम? कम। सही है, आयतन अगर ज्यादा है तो पृष्ठ तनाव कम। अगर आयतन ज्यादा है तो पृष्ठ तनाव कम, और आयतन कम हो तो पृष्ठ तनाव अधिक। सही है, आपको अधिक। सेमीकंडक्टर, एक ऐसा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का नाम बता। जा सो गए, उड़ जाना। रात भर रतवाही करते हैं, ध्यान रखना है। तो 11 बजे से पहले चेला सो जाना है, ध्यान रखना है एकदम। तब 2 बजे क्यों? मान लिया जाए 2 बजे हम लोग सोएंगे रात में और 11 बजे दिन में उठेंगे, क्या फायदा? नहीं आती है। तो नींद आने का सबसे बड़ा उपाय है, जब सोने जाना है तब बगल वाला को मोबाइल दे देना। नहीं, बगल वाला को मोबाइल दे दीजिए, वो रात भर उठेगा, आप रात भर सोइएगा। ओह अच्छा, हाँ, ओह अच्छा। ओ रात भर चेक करने लगे क्या सब रखे हुआ है। ओ तब इसलिए कह रहे हैं कि तब आप मस्ती से सोना है, आपका वो रात भर जगेगा। इन्होंने कहा बगल वाला को देख के सो जाना है। हाँ, देखिए मोबाइल चेक करने का कथी रहता तो कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं करे। कौन किसी पर जब तक जान पहचान नहीं होगा कॉल करेगा तो। हाँ, लेकिन बहुत सा सीधा भी लड़का सब है, ध्यान रखिए। आपका लगा मोबाइल लेकर कहीं लगा देगा, क्राइम चलता है, बात है, व्यवस्था बहुत सारा जिससे। हाँ हाँ, जय श्री राम जय श्री राम। सेमीकंडक्टर, एक ऐसा अर्धचालक का नाम बताएं जिसका प्रयोग सौर प्लेट में किया जाता है। सेलेनियम। सही है, आपको सेलेनियम। सबसे पहले किस अर्धचालक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था? जर्मेनियम। वर्तमान में अर्धचालक में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? सिलिकॉन। आईसी चिप्स में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। सही है, आपको सिलिकॉन। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अगर ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का विद्युत चालकता बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा। क्या होता है? जब ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का विद्युत चालकता क्या होता है? बढ़ता है, जबकि चालक का चालकता घटता है।
यानी विद्युत चालकता बढ़ता है और चालक की चालकता। दो चार सेमीकंडक्टर का नाम बताएं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फाइड। सही है, कैडमियम सल्फाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम ना, ये सब एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक है। क्या है आपको, अर्धचालक। सही है, यानी सेमी कंडक्टर। सुनिएगा, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। कब? 1995। सही है, 1995। भारत मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया? 2001। विश्व में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1990। सही है आपको, 1990। मानव विकास रिपोर्ट के लिए 3 आवश्यक है। कौन कौन? स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा नंबर 1। दूसरी बात शिक्षा या साक्षरता। तीसरी बात प्रति व्यक्ति आय यानी जीडीपी। ये आपका तीनों को आधार मानकर ही रैंक जारी किया जाता है। तो वर्तमान में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 134। सही है आपको, 134। जबकि नंबर 1 देश स्विट्जरलैंड। सही है आपको, स्विट्जरलैंड। क्या है आपको? स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक का जनक या पिता महबूब उल खा। सही है, महबूब उल खा। सही है आपको, महबूब उल खा। महबूब उल खा कहाँ का था? पाकिस्तान का। भारत के तरफ से सहयोग करता अमर्त्य सेन। सही है आपको, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में। सही है आपको, 1998 में। लेकिन इकोनॉमिक्स के किस क्षेत्र में? कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सही है आपको, कल्याणकारी अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। लेकिन अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1901 साल के बाद, 1999 में। 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, जबकि भारत रत्न 1999 में। सही है, भारत रत्न 1999 और नोबेल पुरस्कार इनको 1 साल पहले अर्थात 1998। वन विकास रिपोर्ट। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। 12% है सब। कहाँ गया है? धर्मा है, कर्मा थी। हाँ, पढ़ाई छोड़ के अब त्योहार करना चालू कर दीजिए। अब ना नौकरी लगेगा तो कब लगेगा? ध्यान रखिएगा। हाँ, सुनिएगा, तो हम लोग क्या पूछ रहे थे? वन। भारत में वन अनुसंधान संस्थान, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपको? देहरादून। सही है आपको, देहरादून। भारत में वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। वहां मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है। भारत में वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। जबकि वन अनुसंधान संस्थान जो है आपको देहरादून, उत्तराखंड। सबसे पहले भारत में वन महोत्सव किसके द्वारा मनाया गया? के.एम. मुंशी। भारत में वन महोत्सव प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है? तो के.एम. मुंशी। सही है आपको, के.एम. मुंशी। लेकिन कब? 1950। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी किया जाता है? 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी किया जाता है? 2 वर्ष पर। भारत में पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था?
1987 में भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा आपका किस राज्य में वन है? मध्य प्रदेश में। और क्षेत्रफल में सबसे कम? हजारीबाग। ओ हरियाणा, सही है आपको, हरियाणा। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में, जबकि क्षेत्रफल में सबसे कम है हरियाणा। यानी प्रतिशत के अनुसार, यानी सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम। फर्स्ट में मिजोरम और सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में सबसे कम वन हरियाणा, सही है आपको, हरियाणा। भारत में पहली बार वन नीति कब जारी किया गया था? 1952 में, सही है आपको, 1952 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? 1988 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? 1988 में, सही है आपको, 1988। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन को ही पतझड़ वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। विश्व में सबसे ज्यादा वन किस देश में? क्षेत्रफल में रूस में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन आपको रूस में और सेकेंड में आपको ब्राजील। देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा वन जापान, लगभग उसके भौगोलिक क्षेत्र का 67% क्षेत्र पर आपको वन पाया जाता है। इसलिए क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा रूस, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन जापान। लेकिन वनों का देश किसको कहा जाता है? कांगो को, सही है आपको, कांगो को। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986, सही है आपको, 1986। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वृक्ष और वन का प्रतिशत 24.62%, सही है, 24.62%, जिस पर वृक्ष और वन दोनों है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन 21.71%, सिर्फ वन है, 21.71%, जबकि वृक्ष और वन 24.62%, 24.62%, ये वृक्ष और वन दोनों, जबकि वन है 21.71%। 4 गो टॉपिक में तो एक और टॉपिक याद पढ़िए। जल, जल की भारी जल। ओ जल ही जीवन है। ओ अच्छा, ओ बर्फ। अच्छा एक में पूरा ना कहिए, रहने दीजिए, खींचने दीजिए। हाँ वैसा याद पढ़िएगा। आइएगा जल में, जल का आयतन कितना पर न्यूनतम होता है? 4 डिग्री सी पर। 4 डिग्री सी पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, जबकि घनत्व अधिकतम। 4 डिग्री सी पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, जबकि घनत्व अधिकतम होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर मान समान होता है, -40 डिग्री। सी नहीं, सीधे -40 डिग्री, ना सी ना एफ, ध्यान रखना है। -40 डिग्री, क्या है आपको? -40 डिग्री। सबसे शुद्धतम जल कौन होता है? आशुद्ध जल, सही है, सबसे शुद्धतम जल होता है आपको आशुद्ध जल। फर्स्ट में आशुद्ध जल, जिसको आप कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। और सेकेंड में कहेंगे तो वर्षा का जल, सही है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि प्राकृतिक में सबसे शुद्धतम जल, वर्षा का जल। प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्धतम जल कौन होता है? तो वर्षा का जल। जबकि ओवरऑल सबसे शुद्धतम जल होता है कौन? आशुद्ध जल। और सेकेंड में वर्षा का जल। का क्वथनांक सेल्सियस में, क्वथनांक है तो 100 डिग्री सी। खौले ऐसे करने का खौल रहा है तो देखिएगा, जल का क्वथनांक जो होता है सेल्सियस पर कितना होता है?
100 डिग्री सी, सही है, 100 डिग्री सी। जबकि फारेनहाइट पर 212 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट में जल खदकेगा कैसे? 212 डिग्री फारेनहाइट में, जबकि सेल्सियस में 100 डिग्री सी, जबकि केल्विन में 373 केल्विन, सही है आपको, 373 केल्विन। अब आइएगा हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, जल कितना सेल्सियस पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सी। अब फारेनहाइट पर 32 डिग्री फारेनहाइट, सही है, 32 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन, सही है आपको, 273 केल्विन। पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग पर जल है? 71%, सही है आपको, 71%। लेकिन सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाता है? महासागर में। कुल जल का कितना प्रतिशत? 97% जल आपको महासागर में पाया जाता है। लेकिन किस महासागर में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है? प्रशांत महासागर, सही है आपको, प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरी महासागर भी है। अगर जल में किसी तरह के अवशिष्ट पदार्थ को अगर हम लोग मिला देते हैं तो उसमें अवशिष्ट पदार्थ का मिलना, उसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा? सही है। किसी पदार्थ में जब अवशिष्ट पदार्थ जब जल में हम लोग मिला देते हैं तो वह जल में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जिस जल में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा वह अशुद्ध जल हो जाता है। तो जल का अशुद्ध और शुद्ध के लिए, यानी जल में ऑक्सीजन के लेवल को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे पता चल जाता है कि जल में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल होगा वह जल उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा, और जितना कम होगा उतना ही अशुद्ध होगा। क्लियर? लेकिन पृथ्वी पर शुद्धतम जल या मीठे पानी का जल या पीने लायक जल या ताजे पानी का जल कितना है? सही है, 2.4%। कितना प्रतिशत? 2.4% या लगभग 2.5 से 3%। 2.4% या लगभग 2.5 से 3%, इतना ही जल है जो पीने लायक है। इसको हम लोग को क्या करना है? बचाकर रखना है। क्या करना है? बचाकर रखना है। कोई भी वस्तु कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? 0 डिग्री पर। देख लीजिए, गलनांक और हिमांक दोनों कितना होता है? 0 डिग्री सी। जितना पर कोई वस्तु जमेगा उतना ही पर कोई वस्तु पिघलेगा। क्लियर? समुद्र में बर्फ जब तैरता है तो कितना भाग दिखाई नहीं देता है? हम जो कितना भाग नहीं दिखाई देता है? भाग नहीं दिखाई देता है, यानी नहीं तैरता है। दिखाई देता है यानी तैरता है। यही बात न हुआ? ये वो गलती हो गया है ना। हम कह रहे थे कितना भाग नहीं दिखाई देता है, तो जो नहीं दिखाई देगा वही ना नहीं तैरेगा। जो तैरेगा उसको तो हम लोग ऐसे करता रहा। क्लियर? मारिए सर, मारिए सब। रुकिए रुकिए। ऑनलाइन वाला सोचते कैसे मारे सर ऑफलाइन वाला को, उसको तो टेंशन ही नहीं रहता है। हाँ ठीक है, अब नहीं मारते हैं। सब बच्चा प्रतिष्ठित बच्चा हो गया है, ठीक है। अब सिर्फ है थोड़ा डांट देंगे, उसी में पानी पानी हो जाएगा सब। अब तो डांटने का जरूरी है नहीं है। डांटा तो उसको जाता है जिसके पास ये नहीं। बर्फ जब पिघलता है, बर्फ जब पिघलता है तो उसके आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही है, आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। सही है, बर्फ जब पिघलता है तो आयतन घटता है और घनत्व
जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाए ना, जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाए तो गलनांक, जब दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक कमेगा और जब दाब घटाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा। अगर दाब घटाते हैं तो कथनांक घटेगा। दाब बढ़ने से कथनांक बढ़ता है और दाब घटने से कथनांक घटता है। दाब बढ़ने से कथनांक बढ़ता है और दाब घटने से कथनांक भी। देखो गलती हुआ है, बर्फ बनाई 9/10। अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया ठीक है। कौन दिन है? और शुक्रवार। अच्छा ओलंपिक तो आप लोग लिखे, पेरिस पैरालंपिक नहीं लिखे आए, पैरालंपिक नहीं हुआ है। पैरालंपिक तो इधर खत्म हुआ है ना, आज की 9 तारीख के साथ, आज की 9 तारीख के खत्म हुआ। हाँ ठीक है, पेरिस पैर देखिएगा, आते हैं पैरालंपिक 2024 आइएगा। हाँ हाँ, अच्छा ओलंपिक का टॉपिक लिखाए थे ना, उसमें तो हमारा नहीं हो जाएगा, दिक्कत होना चाहिए। अब एक दिन पेरिस पैरालंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों एक के दिन पूछे, ध्यान रखना। इसलिए दोनों आप लोग ठीक ठाक रखिएगा। हाँ 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 हाँ, और धोखा से भी अगर गड़बड़ाया तो गाधा की तरह पिटाएगा। कहेगा सर कि हमको नहीं पढ़ना है, क्या रहेंगे तभी ना पढ़ेंगे। देखिएगा देखिएगा, इधर आइएगा। आयोजन, ये जो वर्तमान में जो आयोजन हुआ है चेला, कहाँ हुआ है? अरे तो पूरा याद है। हाँ, पेरिस फ्रांस। कहाँ आपको, यानी देखिएगा ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक में सब भाग ले सकते, अच्छा और विकलांग सब, लेकिन पैरा ओलंपिक में सिर्फ विकलांग ही, वो किसी न किसी रूप में विकलांग को वही भाग लेगा। क्लियर? क्रम या संस्करण, हाँ, यानी कैमा संस्करण है ये। ओलंपिक बताए थे, पेरिस ओलंपिक के, हाँ 30वां ने बताए थे वो। हाँ वो ये 17वां, 16वां तो टोक्यो वाला। अच्छा आई भर गलती होगा, 17वां। यार कुल देश भाग लिया, कुल देश भाग लिया 170, और उसमें 200 थे कुल खेल। हाँ कुल खेल भाग लिया, कुल कितना खेल भाग लिया था? 22। भारत कितने खेल में भाग लिया? भारत कितने खेल में अरे सब 12 भाग रहा है। अरे कम जाना है, जो दिक्कत करना है इसी समय दिक्कत कर लेना है। एग्जाम तो देने जाना है, तो अगर मान ली एग्जाम नहीं दीजिएगा तो पढ़ के क्या हो? हाँ पेरिस, वही नहीं स्थान है पेरिस, इसीलिए ना कहते पेरिस पैरालंपिक, इसलिए ना उसका नाम जहां होता है उसके नाम से ओलंपिक कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरिस पैरालंपिक या पैरालंपिक 2024। क्लियर?
ओ 12, हाँ 12, यानी 22 खेल भाग लिया था टोटल पेरिस पैरालंपिक में। 22 में भाग नहीं भाग लिया, मात्र 12 में। क्लियर? छह नंबर में आइएगा। 6 नंबर में भारत का शुभंकर लिखिए पहले। शुभंकर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मस्कट। पैरालंपिक फ्रीजियन, और उसका क्या है, ओलंपिक फ्रीजियन। पैरालंपिक, भारत का रैंक, भारत का रैंक कितना संस्करण है उससे एक ज्यादा। भारत का रैंक 18। भारत कुल पदक अभी तक के सबसे सफल है। पिछला वाला में हम लोग जीते थे 19 गो, और इस समय हम लोग जीते 29 गो, माने 10 को ज्यादा जीते। हाँ आए, नहीं जीता। हाँ तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हाथ पर होगा वो जीतिए जाएगा। तो कौन कितना मेहनत किया है ना। अब आप ही लोग में खूब स्मार्ट रहिएगा तो नौकरी हो जाएगा, नहीं तो केहनो रहिए लेकिन पढ़ने में ठीक रहिए। तो भारत कुल पदक जीता कितना, 29। लेकिन कैसे, 7, 9, 13, बात समझे। यानी पहले वाला सोना, उसके वाला रजत यानी सिल्वर, तीसरा नंबर कांस्य। 3 गो पद के होता है, सोना, चांदी और कांस्य। तो 7 गो सोना, 9 गो रजत यानी सिल्वर, और 13 गो कांस्य यानी ब्रॉन्ज। टोटल मिला के भारत का 29 पदक, जिसके कारण भारत का रैंक हो गया कितना, 29। टोटल आपको कितना पदक, 29, इसके कारण भारत का रैंक 18। उसके बाद आइएगा, भारत के तरफ से, भारत के तरफ से प्रारंभिक ध्वजवाहक कौन, सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव। सुमित अंतल, सुमित सुमित अंतल और भाग्यश्री हीरोइन, ओ भाग्यश्री जाधव। हाँ पेरिस में। क्लियर है? भारत के तरफ से, भारत के तरफ से समापन ध्वजवाहक कौन ना। तो ये आपका भारत के समापन ध्वजवाहक में कौन कौन, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। भारत के तरफ से समापन ध्वजवाहक कौन था, हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। जबकि प्रारंभिक ध्वजवाहक कहेंगे तो सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। क्लियर? आगे बढ़े। क्लियर?
जोर लगाना है। तारका से जल्दी लड़की हम मिलाए हैं। अरे देखिए, अब प्रतिष्ठा गड़बड़ा रहा है सबके। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और लड़का से इंग्लिश भी हम देखते हैं, लड़की का सही रहता। हम लोग भी पढ़ते थे ना उस समय, तो वो सब जल्दी लिखती थी और इंग्लिश सबका सही होता था। ओह अच्छा, लेट से लिखती है। आगे बढ़े। 11 नंबर में चला आना है। सबसे कम उम्र का पदक पदक विजेता। सबसे कम उम्र की पदक विजेता। साल। देवी। शीतल देवी। नहीं ना लिखाए थे। ओ अच्छा अच्छा। तो इसका अर्थ है बोले हैं तो फायदा कर रहा है क्या? हाँ, एंटीबायोटिक के रूप में फायदा किया है। हाँ ठीक है ठीक है। आइएगा। तो शीतल देवी हो गया। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। दो स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। हाँ, प्रथम भारतीय महिला अवनी लेखरा। अवनी लेखरा कौन है आपको? अवनी लेखरा। लगातार 3 पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी। लगातार 3 पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी। यानी लगातार 3 पैरा ओलंपिक में लगातार जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? मरियम। कौन है आपको? अब पिछिलका वाला में मरियम छटा गया था ना। हाँ, एगो में गड़बड़ाया था। हाँ, पदक जीता। लगातार 3 पैरा ओलंपिक से ही पदक जीत रहा है। हाँ, पिछला वाला में भी अग्नि लेखरा सोने जीती थी। इसमें तो अभी तक तो नहीं लिखेंगे तो यो तो 2 गो स्वर्ण पदक है, वही है। क्या लगातार भी लिख सकते हैं? और नहीं लगातार करेंगे तो एक एगो महिला 2 गो सोना जीतबे की है। अगर रहता दोसर ना तब गड़बड़ा सकता था। लगातार 2 बार या 2 गो स्वर्ण पदक एक ही बार, दोनों में अंतर नहीं है। अंतर कब रहता? जो एगो और महिला अगर जीती रहती तो अंतर हो जाता। आइएगा। रैंक। सबसे ज्यादा रैंक, सबसे पहला प्रथम रैंक किसका? चीन। उसके बाद वाह रे वाह ब्रिटेन। तीसरा कौन? यूएसए। चौथा कौन? नीदरलैंड। चौथा रैंक किसका? नीदर। पहला चीन। चीन जो है आपको 219 को पदक जीता। कितना पदक? टोटल 219 पदक जीता है, जिसके कारण चाइना नंबर 1। जबकि भारत कुल 29 को पदक जीता है, जिसके कारण भारत का रैंक 18। क्लियर? अब सब लिख ले रहा है धाराधर। हाँ हाँ। आइएगा। पहली बौद्धिक रूप से कमजोर। पहली बौद्धिक रूप से कमजोर एथलीट।
जो पदक जो पदक जीती, मानसिक रूप से भी कमजोर है वो। बताइए तो यो कितना मेहनत करी दे, बताइए कौन है? दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी, बात सही है। इसको संजीवनी बूटी का काम किया है। हाँ, मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी भारत सर्वाधिक पदक जीता। भारत भारत सर्वाधिक पदक जीता। अच्छा, भारत सबसे ज्यादा पदक किस में? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में जीता। और एथलेटिक्स में कितना? 17। और सेकेंड में बैडमिंटन, कितना पदक? 5, जिसके कारण सेकेंड खेल यही है। और तीसरा शूटिंग, इसमें कितना पदक जीता भारत? तब आपका तीसरा, बाकी में सब में। भारत सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। भारत सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? एथलेटिक्स। भारत कितना जीता था इसमें? 4। अकेले 4 को सोना एथलेटिक्स में। कुल कुल पदक जीता था 17 को, जिसमें से 4 को सोना। तो 6 नंबर भीड़ से बता दीजिए फिर से। हाय हाय देखिएगा, 6 नंबर चला है शुभंकर। शुभंकर यानी मस्कट, जिसको लोगो कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगो। शुभंकर या मस्कट, मस्कट इंग्लिश में होता है। शुभंकर या मस्कट या लोगो एक ही होता है। पैरालंपिक फ्रीजियन, क्या है आपको? पैरालंपिक फ्रीजियन। क्लियर? अब एक टाइप के और पूछता है, खिलाड़ी सबका नाम पूछ देगा, कहेगा किस खेल से संबंधित या कौन पदक जीता। हाँ हाँ, तो एक दिन होगा। निकली है? बुक लाइए तो। कहियो कहियो लेट हो जाता है तब। उठिए। हाँ, अब तक हमको पेज नंबर बताइए। हाँ हाँ, ठीक। सीमांत बेग होगा ना? सीमांत बेग फिजिक्स में आ जाइएगा। फिजिक्स में 6 नंबर संजीत कुमार, 6 नंबर तक बताइए दिए हैं। यानी पेरिस पैरालंपिक का शुभंकर या मस्कट। शुभंकर या मस्कट का अर्थ होता है लोगो, प्रतीक चिन्ह है। तो वही पैरालंपिक फ्रीजियन, वही टोपी वाला, कैप, लाल टोपी वाला। देखिएगा, आ जाइएगा, आइएगा इधर इधर इधर। कॉपी पर लिखना है, उस पर नहीं ना लिखना है। हम लोग भी जब बच्चा थे,
कहीं बैठते ना, आप लोग तो बेंच डेस्क पर बैठे, हम लोग कुछ दिन बोरा पर बैठे हुए हैं। 1 to 5 में बोरा पर, और वो बोरा को एकदम सरफ उरफ साबुन से धो ऊ के एकदम एकदम चकाचक कैले रहते थे। हाँ, आज जब अगर वर्षा उर्षा हो जाती तो वही बोरवा के एना कह के खींचते थे तो तो रुपया लेखा हो जाता। एक नंबर हम लोग पेन लेते या जय जयकार करते घर के तरफ हो जाता। आंगनबाड़ी में देखिएगा, मैं एक बार बारिश हो गई थी, हम लोग आ रहे थे, देखो बहुमन खेत में इतना इतना बड़ा ढेपा था, में चल रहा। तब हम लोग सोचे थोड़ी हम लोग को दौड़ाएगा, हम लोग उसको ढेपा लेके किताब उताब आरी पर रख दिए और ढेपे ढेपे मारना चालू कर दिए उसको। लड़का का बुद्धि होता है। अब तो एक बार हम लोग पर छूटा ना, अब कौन, हम लोग तो समझिए कि लौट गया था, लेकिन हम लोग को विश्वास हो रहा था कि अभी हम लोग को खगे दिए रहा है। तो हम लोग लगभग 1.5-2 किलोमीटर चले, समझे कि ना। अब हम लोग को कलेजे नहीं काम कर रहा था कि किताब लेने आए, लेकिन उस समय क्या है, वो हल जोत रहा था ना, तो हम लोग कहे तो कहा कि आप लोग बहुत गलती की है कि सांप पर ढेला उला भरा हम लोग को सिखाया, आज हम आप लोग को सिखा रहे हैं, उस दिन हमरे सिखाया हो है। किताब उताब सब भीज गया था। कोई भी निर्बोध जीव हो उसको आप तंग करने का प्रयास, बहुत को देखेंगे, कुत्ता को देख लेगा 1 लात अपने मने मार देता है, चल देता है। क्या किया है वो, नहीं मारना चाहिए। हाँ, नहीं मारना चाहिए। आएगा सीमांत वेग में हम लोग आ जाएंगे। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी वस्तु की ज्ञान द्रव में गिरता है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है। जब ये आपका कोई द्रव में गिरती है तो शुरू में उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और कुछ बाद जो होता है उसका वेग नियत हो जाता है। क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, यानी एक समान वेग से चलना शुरू कर देती, यानी पहले बढ़ेगा कि घटेगा, अब बाद में, सही है, बाद में क्या होगा, नियत वेग से। नियत वेग को ही वस्तु का क्या कहते हैं, सीमांत वेग। तो नियत वेग हो जाता ना, नियत वेग को ही सीमांत वेग कहा जाता। इस अवस्था में वस्तु का भार, ज्ञान बल और उत्पन्नावल बल योग क्या होता है, बराबर होता है। आपसे पूछेगा कि सीमांत वेग जो होता है उसमें किसी वस्तु का भार क्या होता है, बराबर होता है। ज्ञान बल क्या होता है, बराबर होता है। उत्प्लावन बल क्या होता है, बराबर, यानी तीनों का मान समान होता है। अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग, अगर यह तीनों बराबर है, उत्प्लावन, भार ना और श्यान, जब तीनों बराबर है तब उस पर कोई वस्तु पर अगर बल लगता है तो उसका आपका योग क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। पर तीनों बराबर है तो बराबर के पोजीशन पर क्या होगा, शून्य। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है समानुपाती, उल्टा नहीं, समानुपाती। अर्थात वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से, यानी बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से। अगर यही उल्टा रहता, बड़ी वेग छोटी और छोटी वेग बड़ी, तो क्या हो जाता, अनुक्रमानुपाती। लेकिन इसमें अनुक्रमानुपाती नहीं होता, क्या होता है, आनुपातिक, यानी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। क्रांतिक वेग देखिएगा, हाँ ये बात नहीं। अब आइएगा धारा रेखीय प्रवाह, जिसको स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उस बिंदु से गुजरता है इससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा हो, यानी उसी कण से गुजरेगा जो पहले वाला से गुजरा रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह। इनमें से किसी वस्तु नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल उसी दिशा में, यानी इसका जो प्रवाह होगा तो नियत रहता है और उसी दिशा, निश्चित दिशा में बनी रहती है जिस दिशा से कार्य करती है।
क्रांतिक वेग में याद आइएगा, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम, महत्तम मैंने समझे ज्यादा, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को ही, यानी जिस जिस प्रवाह का धारा रेखीय प्रवाह जितना ज्यादा होगा और ज्यादा वाला प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग। धारा रेखीय प्रवाह की उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाती है, क्या यानी अपने मार्ग से हट जाती है, आमतौर पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग। यदि द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम है, यहां देखिएगा, अगर द्रव का प्रवाह वेग अगर क्रांतिक वेग से कम है तो उसका प्रवाह श्यानता पर क्या होगा, निर्भर करता है। क्या होगा, तो क्रांतिक वेग से कम हो तब। यदि प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक है तो वह किस पर निर्भर करेगा, यानी कहने का अर्थ यहां दो कंडीशन आ गया। क्या आ गया, दो कंडीशन। अगर क्रांतिक कोण, हाँ, अगर क्रांतिक वेग, ध्यान रखिएगा, यानी द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो, कम होगा तो किस पर निर्भर करेगा, श्यानता पर, और ज्यादा हो तो घनत्व पर। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत गाढ़ा होता है, क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो तेजी से बहता है तो उसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होता है, और घनत्व ही उसके वेग को क्या करता है, निर्धारित करता है। बर्नौली का सिद्धांत का संबंध है किससे, ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली धारा रेखीय प्रवाह में चलती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन में कुल ऊर्जा, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। तो आमतौर पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौली का सिद्धांत। अब बर्नौली का सिद्धांत का संबंध है ऊर्जा से। जैसे एग्जाम्पल नहीं, जैसे छप्पर, आंधी और तूफान में छप्पर का उड़ जाना, आंधी और तूफान में छप्पर का उड़ जाना किस सिद्धांत पर, बर्नौली का सिद्धांत। आप पार्क उर्क में गए होंगे, पार्क में देखते होइएगा फाउंटेन रहता है ना, पानी ऐसे ऐसे गिर, हाँ, तो पानी तो वो भी किस सिद्धांत पर, या चौक चौराहा पर ही कहीं बड़ा बड़ा शहर होगा तो चौक पर फाउंटेन बना रहता है, यहां तक बना देगा तो नले खोल के ले जाएगा ना। लेकिन विदेश में क्या है, अपने यहां माना रुमाना बहुत कम कर दिया से आदमी डरता नहीं। थोड़ा कमजोरी पुलिस प्रशासन का भी है, उसको लगता है कि सरकार का संपत्ति तो हम काहे ला टेंशन नहीं। सरकार का संपत्ति का अर्थ होता है, हम लोग को भी समझना है कि अपनी संपत्ति, सरकार का संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति, यानी पब्लिक सेक्टर का संपत्ति है, तो उसका हिफाजत सरकार से ज्यादा करना चाहिए। किसको, हम लोग को करना चाहिए। उसको, उससे ज्यादा सुख सरकार को नहीं होती, उससे ज्यादा सुख जनता को होती। अब बताइए, नरेंद्र मोदी का बेटा या कोई भी मंत्री का बेटा पटना कॉलेज में पढ़ने आएगा, नहीं है बेटा, उससे मतलब नहीं ना है। मान लिया जाए मेरा कहने का शेष अगर रहता तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मंत्री का है ना, तो अब बताइए क्या उसका बेटा आएगा पढ़ने, तो जब ये पढ़ेगा तो हम और आप पढ़ेंगे। तो हिफाजत भी किसको करना है, हमको। आप तो बहुत बच्चा को देखते हैं, न देखता है कोई तो बॉले खोल लेता है, पंखे खोल लेता है, हाँ। तो देखिएगा, तो द्रव के प्रवाह, द्रव के प्रवाह को किससे मापा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। द्रव का प्रवाह का मापक क्या है, पेंटुड़ी। द्रव का श्यानता बिस्कोमीटर, बिस्कोमीटर न कर,
द्रवों की श्यानता को किससे मापा जाता है? विस्कोमीटर से। तो जबकि द्रवों का प्रवाह हाँ और हाइड्रो द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है? अरे वाह, पूरा याद है, हाइड्रोमीटर। तो वायु का अपेक्षित आर्द्रता नमी न हो गया, जल नहीं हो, लिख ली। आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हम लोग किससे? हाइग्रो। अब वर्षा को हम लोग मापते हैं किससे? रेन गेज। सही है आपको, रेन गेज। और पानी के मात्रा को, जल के मात्रा को, जल मात्रा को हम लोग मापते हैं किससे? क्यूसेक से। याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे। जल के मात्रा कहता है नेपाल इतना क्यूसेक पानी छोड़ा, बंगाल इतना क्यूसेक पानी छोड़ा। तो जल के मात्रा को क्यूसेक, द्रव के प्रवाह को बेंटोमीटर, द्रव के श्यानता को विस्कोमीटर, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वर्षा रेन गेज। क्लियर? आइएगा प्रत्यास्था में, प्रत्यास्था में आइएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु पर बल लगाते हैं, बाह्य बल उत्पन्न, जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। और जैसे ही हम लोग, ताव वाला नहीं है, ताव वाला परिभाषा नहीं, अब हम बताते हैं, ध्यान रखना है। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। और जब बल को हटा लेते हैं तो अपने मूल अवस्था में चला आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या करेंगे? इलास्टिसिटी। जैसे रबर, स्प्रिंग, इस्पात ना, हम लोग खींचते हैं तो परिवर्तन हुआ, और छोड़ देंगे तो पहले वाला ही अवस्था में चला जाएगा। यही गुण क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था का गुण किसमें होता है? इस्पात में। किसमें? इस्पात, स्प्रिंग, रबर। फर्स्ट में इस्पात, सेकेंड में स्प्रिंग और थर्ड में रबर। क्लियर? प्रत्यास्था की सीमा, विरूपण बल के परिणाम वह सीमा जिसमें कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता। ठीक है, इसमें अधिक बल लगने पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुण क्या हो जाता है? ध्यान रखिएगा, जिस पर ज्यादा गुण, जिस पर ज्यादा पदार्थ का प्रत्यास्था गुण होता है, में प्रत्यास्था का गुण धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो। और उसी के सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था सीमा। जो समाप्त होने का जो गुण होता है, उसी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था सीमा। विकृति में आ जाइएगा, स्ट्रेन। किसी तार का विरूपण बल लगने वाले पर उसकी लंबाई यानी एल में वृद्धि एल होती है, तो एल बाई एल को विकृति कहते हैं। यानी कहने का अर्थ की लंबाई अगर एल है और वृद्धि भी एल है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तब विकृति का क्या अर्थ हुआ? जो वृद्धि हुआ उसमें भाग दे देंगे कितना से? लंबाई से। तो छोट, हाँ हाँ हाँ, तो यहां फिर देख लीजिएगा, लंबाई में वृद्धि यानी लंबाई में जो ना समझे कर अर्थ, लंबाई, लंबाई क्या है? एल। और वृद्धि क्या हो गया? स्मॉल एल दे सकते हैं। ठीक है, यानी लंबाई एल है तो ज्यादा समझ में। तो कहने का अर्थ की अब विकृति यानी किस तरह का इसमें अंतर होगा? तो क्या ना, वृद्धि बटा लंबाई। तो वृद्धि बटा लंबाई में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? विकृति।
को हम लोग भी है आरोपित बल, उस पर लगने वाला बल। आरोपित बल बराबर विरूपित बल, माने उस पर लगने वाला बल बराबर आरोपित बल। प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी किसी एक यूनिट पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल। हाँ, आज अब यही रहने दीजिए, कल आना है। अच्छा नहीं आता है क्या, कल छुट्टी है हाँ एकदम अच्छा। अब आना है आपको मंडे से, अर्थात सोमवार से, नहीं आता है सैटरडे के सोमवार।